मन क्या है समाज का, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक शब्द कहा, धर्म। हमारा राइट नहीं, हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो जो समाज का टुकड़ा तय करता है। उस मन को अगर हम समझेंगे और उस मन से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो पानी के सबसे कमी वाले इलाके में भी हमें पानी को लेके झगड़ा नहीं दिखाई देगा। उसके कुछ चित्र हम लोग ज़रूर देखेंगे, लेकिन 2500 साल पुराना किस्सा भी मैं लीबिया से आपको वापस ले जाऊंगा 2011 से 5 शताब्दी ईसा पूर्व, बुद्ध के समय में। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि एक राजकुमार पहली बार रथ में निकला और उसने सबसे पहले सड़क पर एक वृद्ध सज्जन को देखा, पूछा कि ये कहाँ भाई, ये ऐसे क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा ये तो सबका होता है। फिर एक रोगी को देखा तो उन्होंने कहा सब स्वस्थ शरीर एक न एक दिन बीमार पड़ सकते हैं। फिर एक उन्होंने मृत्यु देखी तो उनके साथी ने बताया कि सभी लोगों को मरना पड़ता है। इसमें से एक नया व्यक्तित्व निकला और धर्म बना, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये किस्सा इतना सरल नहीं है। बिहार के इस हिस्से में जहाँ बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ, उस राज परिवार के 2 टुकड़े पिछले 50 साल से पानी को लेके झगड़ रहे थे। शाक्य वंश और जो दूसरा उनका मायके वाला ससुराल और मायका पक्ष था, और फसल की तरह लोग काट दिए जाते थे। बिहार का इलाका नदियों के लिए प्रसिद्ध है, हिमालय से निकलने वाली, लेकिन ये थोड़ा दक्षिण का हिस्सा है, इसमें हिमालय की नदियाँ गंगा में रुक जाती हैं और ये इस तरफ से आने वाली नदियाँ हैं। लेकिन पानी की कोई कमी नहीं थी और 2500 साल पहले लोग काट दिए जाते थे। मुझे लगता है कि एक आध कभी ऐसा भी विश्लेषण हमारे सामने आएगा कि बुद्ध के मन पर पानी को लेकर होने वाले हत्याओं को, अपने ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इसमें भी उनके मन में ये चिंगारी आई होगी कि ऐसा जीवन किस काम का। तो मन बदलने के लिए उन्होंने पानी का काम भी किया, ये हम बहुत कम लोग जानते हैं। संघ की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, ये सब तो हम सुनते ही हैं सूत्र, लेकिन उन्होंने 2500 साल पहले आहार पयन नाम की एक पद्धति निकाली। उसमें उन्होंने वहाँ की बाढ़ के पानी का उपयोग किया, जैसे जिसको आजकल हम लोग अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह रहे हैं, वो फ्लड रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी कि अब इतनी बाढ़ आई है, इसका पानी कहीं रोक लो और इसको फिर आगे हम संकट के समय में खेती के लिए इस्तेमाल में करेंगे। और इस पद्धति के पीछे सबसे बड़ा जो गुण था, और वो बुद्ध जैसा ही कोई व्यक्तित्व वास्तव में उतार भी सका होगा, कि 50-50 गाँव को आपस में मिल के बैठना पड़ता था, क्योंकि ये बाढ़ के पानी की हार्वेस्टिंग इतनी लंबी होती थी कि जब तक हम आप सब बैठ के अपने छोटे छोटे झगड़े नहीं सुलझाएंगे, पानी इस कोने से उस कोने तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये पद्धति आप लोग देखेंगे आज नेट पर नहीं है, कहीं विस्तार से इसके बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं है, और ये आज भी कायम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आहार पायन पद्धति, वहाँ पर सब नए राज जो लोकतांत्रिक आए और उनमें जो सिविल इंजीनियरिंग के नए काम हुए, वो सब ठप हो गए। लीबिया की नदी में अभी जंग लगने में कुछ समय है, लेकिन हमारी कई इस तरह की योजनाएं जंग खा के बर्बाद हो गई हैं। लेकिन आहार पायन अभी भी टूटी फूटी स्थिति में आपको कई जगह मिल सकता है। तो इतनी चीज़ें मैं मोटे तौर पर आपके सामने रखना चाहता था। अभी 4-5 मैं चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे एक छतरी है और सामने एक कब्र है, ये दोनों चीज़ें आप पहचान सकते हैं। छतरी बनती है जब हिंदू किसी का संस्कार करता है तो रेगिस्तान में, और ये कोई बहुत पुरानी नहीं है। एक ही जगह दिल्ली बंबई के लोगों ने 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का अंतिम संस्कार होते हुए शायद ही कभी देखा होगा, हिंदू और मुस्लिम। ये इसलिए कि पानी अगर समाज को जोड़ के नहीं रख पाए तो कोई काम का नहीं। इस इलाके में सबसे कम पानी बरसता है, लेकिन 2 भिन्न माने गए, अक्सर 2 टकराने वाले माने गए विचारों को उसने यहाँ जोड़ के रखा है। और ऐसे वहाँ पे दृश्य डेजर्ट में आपको जगह जगह देखने मिल सकते हैं। हम लोगों की ये जो पढ़े लिखे समाज का जिस समाज से परिचय होता है कि श्मशान अलग और मरघट अलग, ये आपको डेजर्ट के हिस्से में अगर नया कुछ प्रदूषण आया होगा तो कहीं मिले तो मिले, नहीं तो ऐसे चित्र आपको कई जगह देखने आज भी मिल सकते हैं। बदले एक स्तंभ है, इसमें विष्णु, गणेश जी और सूर्य भगवान
और आप देखेंगे ये खेत के बीच में खड़ा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले कभी मंदिर था और उस पर किसी ने कब्जा कर लिया और खेत बना दिया। ये खेत ही मंदिर की तरह है, इसलिए उसकी प्रशंसा में ये स्तंभ लगा हुआ है। ये 500 साल पुराना खेत है, इसको खडीन कहते हैं। डेजर्ट में 3 इंच पानी गिरता है कुछ इलाकों में, मक्का भी पैदा नहीं हो सकता आसानी से। वहाँ ये अगर आप बाली देखेंगे, आप ही के लिए एक अलग से उसको फोकस में किया है, ये गेहूं की बाली है। कोई भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से आप बम्बई में फ़ोन करके पूछ लेना कि 3 इंच में गेहूं हो सकता है क्या, तो लोग कहेंगे कोई पागल ने आपको बताया है, इसमें मत पड़िए। लेकिन ये चित्र वहाँ का है। ये बहुत विशेष खेत होता है। प्रकृति ने इसमें 30 लाख साल पहले कुछ मेहनत की है। इसके नीचे एक जिप्सम का बेल्ट डाला है, 10 फुट, 8 फुट, 9 फुट, इसलिए 3 इंच पानी जो बादल गिराते हैं वो मॉइस्चर की तरह रिटेन हो जाता है। जितने हिस्से में जिप्सम है उतने में ये खेत बनेगा और गेहूं पैदा हो सकता है, चना पैदा हो सकता है, सरसों पैदा हो, बाकी कोई फसल आसपास कहीं नहीं होती, कोई फसल नहीं होती। इस खेत को पानी के मॉइस्चर का इस्तेमाल करके प्यार के लिए इस्तेमाल किया है, झगड़े के लिए नहीं। और कोई जगह होती, कोई और समाज होता तो वो इस पे कब्जा करता कि ये अनुपम है, इसका कब्जा है इस पर, और मैं अपने संपर्कों से इसको कब्जा बनाए रखता। ये खेत सामूहिक है। आपने कलेक्टिव एग्रीकल्चर का नाम भर सुना होगा, देखा नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह प्रचारित था वहाँ भी बंद हो चुका वो, रूस वगैरह में। ये सामूहिक खेती होती है। गांव में जितने परिवार, उनका इसमें शेयर होता है, सब लोग मिल के काम करने आते हैं। इस गांव के बगल में आप नरेगा भी चला के देख लेंगे तो लोग नरेगा में नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हम अपने खडीन पे काम करने जा रहे हैं। और काम करने को श्रमदान नहीं कहते, श्रमदान भी हम जैसे नए लोगों के शब्द हैं। उसमें मुझे एक मित्र ने बताया गाँव के कि दान में भी घमंड की बदबू जुड़ जाती है। ये हमारे घर का काम है। इसका नाम है लास, जो कि संस्कृत के उल्लास से बना है। आनंद के लिए हम ये खेती करने आते हैं। इसमें अगर 50 घर, ये तारदेव जैसा इलाका होगा, अगर उसके नीचे जिप्सम है तो ये खेत उतने में ही होगा, बाकी पूरा रेगिस्तान होगा, लीबिया की तरह। लेकिन इतने हिस्से में जब खेती होती है तो हर एक को उसका हिस्सा बांटा जाता है। अगर वो कहीं चला भी गया है तो अगर वो 15 साल बाद लौटेगा तो उसको फिर से उसकी मेमोरी वापस मिल जाती है। ऐसा किसी क्लब में नहीं होता। माइग्रेट करके लोग बम्बई आ जाते हैं, यहाँ से बीमार होकर कैंसर पड़ने पे जब वापस उस गांव में पहुँचते हैं तो बूढ़े हो गए, अशक्त हो गए, वो लाश खेलने भी नहीं आ पाएंगे, तो भी लोग कहेंगे कि आपका हिस्सा आपके घर पहुँच जाएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई रजिस्टर नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है। ऐसे कितने खेत हैं। मैं अक्सर कहता हूँ मजाक में नहीं कि इसमें गांधी, विनोबा, मार्क्स, सबकी अच्छी खाद डली है इसके नीचे। गाँव वालों को इनमें से किसी के नाम नहीं मालूम, लेकिन समता का, शोषण विहीन समाज का और अन्याय के निवारण का और अपने प्राकृतिक साधनों का सबसे प्रेम के साथ उपयोग का ये अच्छा उदाहरण है। बदले एक दो और चित्र देखेंगे। ये बीच की पट्टी बताती है कि अलग अलग घरों का सदस्यों का बंटवारा किस तरह से होगा इसमें। और ये बहुत बड़ा खडीन है, 123-24 एकड़ में फैला हुआ। जी बदले, ये सब पट्टियां हैं अलग अलग हिस्सेदारों की। जी बदले, मंदिर होता है। अभी हमने स्तंभ देखा, सचमुच मंदिर होता है। और इसमें अलग अलग सदस्य समय समय पर चांदी के छत्र चढ़ाते हैं और 25-50 साल पुराने छत्र यहाँ पर आपको टंगे मिल जाएंगे। आजकल की खबर है कि चांदी का दाम और ऊपर उछल गया है। इसमें से एक भी चांदी का टुकड़ा चोरी नहीं जाता, जबकि पूरा खेत खुला है, कोई दीवार नहीं है। लेकिन श्रद्धा, जो आदरणीय रामास्वामी जी ने कहा कि धर्म, स्वधर्म क्या है, वो इस मंदिर के कारण, उस स्तंभ के कारण और उस खेत के पीछे छिपी भावना के कारण पूरा समाज पानी की 2 बूंदों से जोड़ के रखा गया है। बदले ये पूरा खारा पानी है चूरू का। सुराना साहब जानते हैं इस इलाके को, यहाँ बैठे हैं। इसमें वर्षा की बूंदों को रोकते हैं। और ये पब्लिक और प्राइवेट, ये 2 शब्द आजकल खूब चलते हैं, उसका सबसे अच्छा नमूना है। ये किसी एक सेठ ने 250 साल पहले बनाया, लेकिन एक शब्द वहाँ चलता है, स्वामित्व विसर्जन। ओनरशिप को उसने डिफ्यूज कर दिया कि अब ये आप सबकी हो गई, बनाया मैंने, अब ये सबका हो गया। और इसकी रखवाली आज भी वही परिवार करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। जो जिसने बनाया उसका पूरा चुकाता है, सफाई का, इसका उसका, कैचमेंट का।
और पीने का पानी सबके लिए खुला है। इस इलाके में सरकार की योजनाएं, जर्मन टेक्नोलॉजी की योजना, खारे पानी में हैंडपंप लगाने की, सब फेल हो चुकी वहाँ पर। ये 250 साल पुराना स्ट्रक्चर कितना साफ रखा है मंदिर की तरह, और पानी देता है। पानी प्रेम से लोगों को जोड़े हुए। आखिरी है शायद एक और बड़े प्रोजेक्ट जो ऐसे इन्होंने बताए, इनके आने से झगड़े बढ़े हैं डेजर्ट में, और गोलियां चली हैं आपस में, पुलिस की गोलियों के अलावा भी। बदले पानी कितने प्रेम से मंदिर की तरह लोगों ने रखा है शांति के लिए। बदले ये चित्र ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा, आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आप सब ने ये इसका नाम सुना है, बस देखा पर नहीं था, आज मौका लगा। ये हमारा सबसे बड़ा ताकत का दिखाने का, प्रदर्शन का माध्यम था दुनिया को। थोड़ा तो नज़दीक ले गया मैं आपको, कहाँ तक जाना है। पोखरण के पास का गांव है, इसका नाम है खेतोलाई। पूरा खारा पानी है। सरकार सुपर पावर बन गई उस विस्फोट से, लेकिन ट्रेडिशनल विजडम से गांव ने अपना पानी बचा के रखा है। मीठा पानी केवल यहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता इस तालाब के अलावा। इस तालाब की जैसी वो रखवाली करते हैं, वैसी रखवाली हम अपने न्यूक्लियर संस्थानों के भी शायद ना कर पाते हो। इतने प्रेम से और इतने अच्छे से करते हैं। जी बदले आखिरी चित्र ये पानी का तांडा है। तांडा यानी जहाँ खारा पानी चारों तरफ हो, वहाँ समाज ने अपनी बुद्धि से 1000 साल 500 साल पहले मीठे पानी के कुछ स्रोत खोज के रखे हैं। उन स्रोतों को भी वो मंदिर की तरह सजा के रखते हैं, और उसमें एक मूर्ति आपको नमस्कार कर रही है कि ये पानी का इलाका है, शांत मन रखिए, प्रेम रखिए। ये पानी 500 साल से लोगों के काम आ रहा है, इसमें लालच मत डालना, जितना पीना है उतना निकालना। धन्यवाद। धन्यवाद अनुपम जी। Little tough act to follow, Vivek, but it's your turn now. Well, thank you, Rohini. Thank you so much, and thanks, Rajni, for inviting me here. I'm really delighted that you have chosen this subject, because I don't think there is a greater burning platform which faces this country right now. Everybody is talking about global warming and the impact that it may have on India, but I think water is a very, very serious issue. And in fact, students of economics, I don't know how many are here. There are 4 factors of production, as they call it. Land, labor, technology, and capital. I think water is the 5th factor of production. And civilizations have developed around water. I'm just amplifying the point that you were making. If you look at major civilizations of the world, it's central to their existence. And till the 19th century, in fact, community management of water and habitations along the river systems, that was the only two ways of managing the civilization in India. And that is because there is a reason, factor for that. Our rainfall is the main source of water in India. And that happens in a brief period of 3 to 4 months. And in fact, 50% of that precipitation happens in about 15 days. So India has got to have water management systems. That is the only source, apart from the glacier melt that you got from the Himalayas, but Himalayas are confined to the north. So what happens to coastal India and other parts of the country? So that is the background. So till the 19th century, as I said, communities used to store, manage, or live along riversides. Then, towards the latter half of the 19th century, you started investing in large-scale water infrastructure. I think with the advent of the British and Sir Arthur Cotton in the south, etc., that's when it all began. And subsequently, that investment continued in independent India. Huge investments were made. But simultaneously, while the water availability remained stagnant, our population tripled. If you look at the last 60 years, our economy has grown manifold. Our agriculture, which is the biggest producer, production has probably grown up many, many times. Urbanization has increased manifold. So demand has virtually grown in multiples. So there is a demand as a supply issue. And it is not surprising that what Mr. Iyer mentioned and what you mentioned, and Rohini, you started with that, there are conflicts across the board.